हेलो गाइस, मैं हूं आपका अपना श्रीकांत भारद्वाज और आज की स्टडी में हम कैरियर डेवलपर्स की ओर से आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में कि इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जो इकोनॉमी के अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है और कौन कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जिनके थ्रू हम इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करते हैं। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं हमारी इस वीडियो की। तो जैसा कि मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ आप सभी देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा बार पूछे जाने वाला है और इस कंप्लीट चैप्टर में यानी कि 12th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर में इसका सबसे ज्यादा जो है कह सकते हैं आप डिस्ट्रीब्यूशन है एग्जाम के थ्रू पर्पज से पर्सपेक्टिव से। सो द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आप क्या समझते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी से, कि क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, एक्सप्लेन इट, और इसको क्या करना हमें एक्सप्लेन करना है। क्लियर है? सो द आंसर इज दोज प्रॉब्लम्स, कौन सी प्रॉब्लम्स, दैट आर फाउंड इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आर कॉल्ड सेंट्रल प्रॉब्लम। क्या कहा इस लाइन में इसने कि ऐसी समस्याएं, ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि पाई जाती हैं, हमें मिलती हैं हर एक कंट्री के अंदर, यानी कि हर एक कंट्री में, इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्री एग्जिस्ट करती हैं उन सभी के अंदर ये प्रॉब्लम हमें पाई जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल क्यों बोला? क्योंकि हर एक कंट्री में पाई जा रही है तो कॉमन हो गई, तो कॉमन हो गई तो क्या हो गई, सेंट्रल प्रॉब्लम बन गई। ठीक है, केंद्रीय समस्या जिसे हम बोलते हैं। टुडे इन एवरी इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, यानी आज के समय में हर एक इकोनॉमी के अंदर, हर एक इकोनॉमी का मतलब क्या है, इंडिया की अपनी इकोनॉमी है, चाइना की अपनी इकोनॉमी है, अमेरिका की अपनी इकोनॉमी है। तो ऐसे देखा जाए तो हर एक वर्ल्ड मतलब जो अपना वर्ल्ड है इसके अंदर जितने भी कंट्रीज हैं सबकी अपनी अपनी क्या है, अलग अलग इकोनॉमीज है। तो उन सभी इकोनॉमीज के अंदर जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। किसके कंपैरिजन में, कंपेयर टू इट्स रिक्वायरमेंट्स। यानी कि क्या है कि जो भी कंट्री है, कोई भी कंट्री मान के चलते इस वर्ल्ड के अंदर, उनके जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है, यानी कि स्केर्स है। ठीक है, कंपेयर टू इट्स रिक्वायरमेंट, किसके मुकाबले, उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुकाबले। यानी जरूरतें तो बहुत ज्यादा है लेकिन रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है। ठीक है, दिस इज वाई, और यही कारण है, ऑल इकोनॉमीज फेस, और इसी कारण से सभी इकोनॉमीज को फेस करना पड़ता है क्या, द प्रॉब्लम इन एलोकेटिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी कि सभी इकोनॉमीज को फेस करनी पड़ती है समस्या कि हम अपने रिसोर्सेज यानी कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से एलोकेट करें जिससे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का किया जा सके और मैक्सिमम आउटपुट गेन किया जा सके। क्लियर है? उन रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें जिससे ज्यादा से ज्यादा उनका यूटिलाइजेशन किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा गेन उनसे किया जा सके, लाभ प्राप्त किया जा सके। क्लियर है? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, और यही कारण है जिसके कारण इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कहते हैं, यानी कि इकोनॉमी की केंद्रीय समस्या कहते हैं। क्लियर होगा आप सभी को? यानी कि वर्ल्ड के अंदर जितनी कंट्रीज एग्जिस्ट करती है सबके अंदर पाई जाती है ये समस्या, ये प्रॉब्लम, तो ये क्या होगी, कॉमन प्रॉब्लम हो गई। तो इसे क्या नाम दिया, सेंट्रल प्रॉब्लम का। और इसमें मेन इश्यू क्या आता है हमारे सामने कि जो हमारे रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है और स्केर्स है, लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो लिमिटलेस है। तो उन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए, फुलफिलमेंट करने के लिए उनकी हम क्या करना पड़ता है, रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ता है। और इस तरीके से एलोकेट करना पड़ता है जिससे हम दो काम कर पाए। नंबर वन तो एलोकेशन ऐसे करें जिससे प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सके उस रिसोर्स का और उससे मैक्सिमम आउटपुट गेन किया जा सके। आउटपुट समझ गए ना? ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीजें हमारे क्लियर हो गई कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या थी, पता चल गया आप सभी को, एक्सप्लेन भी कर दिया। अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आप सभी को। ठीक है, छोटा सा का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि माना हमने कि इंडिया है, ठीक है, इंडिया के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। ठीक है, समस्याएं जैसे कि मान के चलते हैं टेक्निक्स को लेके, हमारी कुछ टेक्निक्स अभी भी पीछे रह गई है। जैसे एग्रीकल्चर के मुकाबले में देखें, अगर हम किसी डेवलप्ड कंट्रीज को देखते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा एडवांस मतलब क्या है, टेक्निक्स है वहां पर। ठीक है, एग्रीकल्चर को लेके हमारे यहाँ भी है, लेकिन उनके मुकाबले कुछ चीजों में थोड़ा सा फेरबदल है। जैसे कि हेल्थ सेक्टर देखा जा सकता है अमेरिका का,
तो अमेरिका में जो हेल्थ सेक्टर है वहां पे जो हेल्थ इक्विपमेंट्स है वो भारत की तुलना में क्या है, कहीं ज्यादा है। तो भारत में भी बहुत सारी चीजों की कमी है, तो क्या हम सभी नीड्स को हम एक साथ पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके प्रॉपर वे में हम उनसे मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इससे क्या होगा, कंट्री डेवलप करेगी। ठीक है ना? जैसे कि मान के चलते हैं एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, या मान के चलते हैं कोई कॉलेज है, तो कॉलेज की एक प्रॉपर्टी है, कॉलेज मान के चलते हैं सुबह से क्लासेस स्टार्ट होती है 9 बजे से और 3 बजे तक कॉलेज में क्लासेस चलती है। देन क्या होता है, 3 बजे के बाद कॉलेज खाली होता है, ऑफिस प्रेमिसेस जो है यानी कि जो कॉलेज का जो प्रेमिसेस है वो पूरा फ्री रहता है, वहां पर कोई काम नहीं होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो वहां पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। आप तो कह रहे हो कि हो रहा है, कॉलेज तो खुल रहा है, बच्चे आ रहे पढ़ रहे हैं, नहीं हो रहा। कारण क्या है? तो प्रॉब्लम इज कि वो 9 बजे से लेकर 3 बजे तक तो उसका हम यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या यूज हो रहा है उसका, वो टोटली वेस्ट है। तो उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, उसके प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए हम ये कर सकते हैं कि वो कॉलेज किसी के साथ टाई अप कर ले। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वहां पर अपनी ट्रेनिंग सेशन दे सकते हैं, कोई कंपनी है या कोई भी मान के चलते हैं कोई सेंटर है, वहां पर सेंटर स्टार्ट कर सकता है, वहां पर बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि मॉर्निंग में तो कॉलेज चलेगा ही चलेगा और इवनिंग शिफ्ट में भी कुछ चीजें चलने से क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा फायदा वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का उठा पाएंगे। है ना? चीजें क्लियर हो गई ना आप सभी को? यही मैं कहना चाह रहा हूं कि चीजों को इस तरीके से यूटिलाइज करें जिससे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट गेन किया जा सके और सोशल वेलफेयर भी किया जा सके। क्लियर? तो चलते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जिसमें हम बात करेंगे कि इसको जो मतलब कि हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम जो है इकोनॉमी की, उसको कैसे बदला जा सकता है या उसको कैसे रोका जा सकता है। बदल तो नहीं सकते हम, लेकिन कंट्रोल में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो रिसोर्सेज है उन्हें एलोकेट करना पड़ेगा। है ना? तो उनको कैसे एलोकेट करना है, उनके 3 स्टेप्स हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? सो गाइस, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुअलसन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, दिस इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इट मीन्स द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। नंबर 1 पॉइंट इज what to produce, how to produce, for whom to produce. This is the problem of central problem of an economy. क्लियर है? यानी कि प्रोफेसर सैमुअलसन ने क्या कहा कि क्या उत्पादन किया जाए, ठीक है, किस चीज का प्रोडक्शन किया जाए, कैसे प्रोडक्शन किया जाए और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। ठीक है, इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ना ही क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है कि कोई भी इकोनॉमी है उसके अंदर जो कॉमन इश्यूज पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम। ठीक है, अब पता चल गया कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, लेकिन उसे ठीक भी तो करना है ना, तो रेमेडीज क्या हमारे सामने। सो द नंबर 1 पॉइंट इज एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। बेस्ट पॉइंट जो हमारे सामने वो ये है कि एलोकेशन हम किस तरीके से करें अपने रिसोर्सेज का, जिनसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके उन रिसोर्सेज का और मैक्सिमम आउटपुट गेन किया जा सके। 2 चीजें यहाँ पर ध्यान रखना, भूल मत जाना कि अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया जाए जिससे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, किसका, रिसोर्सेज का, और मैक्सिमम आउटपुट गेन किया जा सके। क्लियर हो गई दोनों चीजें, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और मैक्सिमम आउटपुट। क्लियर है? तो यहां पर एक चीज क्लियर होगी कि एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज करेंगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन 2 पॉइंट्स और हमारे सामने। एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज के बाद आता है हमारे सामने प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि कोई भी रिसोर्स है उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सके। और नंबर 3 जो चीज आती है वो आती है क्या, ऑप्शनल यूजेस। ठीक है, ऑप्शनल यूजेस कह सकते हैं, मल्टीपल यूजेस कह सकते हो आप इसे। जैसे कि मिल्क का एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो मिल्क को डायरेक्टली हम कंज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इश्यू ही नहीं है। नंबर 2 हम क्या कर सकते हैं, उससे कर्ड बना सकते हैं, उस दही का सेवन कर सकते हैं। क्लियर है? या फिर दही अगर हम ना बनाए, कर्ड ना बनाए, तो हम क्या कर सकते हैं, क्रीम बना सकते हैं। क्लियर है? या फिर पनीर बना सकते हैं। तो यानी क्या है, मल्टीपल यूजेस हो गए उस मिल्क के। तो इसी तरीके से क्या है कि जो हमारे रिसोर्सेज है उनके मल्टीपल यूजेस भी हैं। तो अब हमें देखना है कि हमें किस किस का कैसे किस टाइम पे यूटिलाइजेशन करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं जिसमें हमें पढ़ना है एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज की ओर, रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें। चलिए चलते हैं। नंबर 1 क्या हमारे सामने, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें किस चीज का प्रोडक्शन करना है। ठीक है, किस चीज को हमें पहले प्रोड्यूस करना है। अब ये जो मेन इश्यू है ना, ये क्रिएट क्यों होता है भाई, चीजें तो हमें सारी चाहिए। मान लो मैं एक जनरल लाइफ ले लेते हैं किसी भी व्यक्ति की, उसे दूध भी अच्छा लगता है, उसे दही भी अच्छे लगते हैं, उसे पनीर भी अच्छा लगता है,
लेकिन क्या हम एक ही समय में उन तीनों नीड्स को कंप्लीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज क्या है, स्केर्स है, लिमिटेड है, ठीक है ना। दूध है नहीं मार्केट में इतना ज्यादा अवेलेबल, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी जो नीड्स है उनको देखना पड़ेगा कि मुझे पहले किस नीड को पूरा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना है कि किस चीज का हमें प्रोडक्शन करना है जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो। मान के चलते हैं कि मार्केट में किसी चीज की डिमांड कम है, ठीक है, मान लो डायमंड है, तो हमें क्या करना है, प्रोडक्शन उसका बढ़ाना पड़ेगा, जिससे क्या हो सके कि उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग मार्केट में सप्लाई की जा सके, जिससे अर्निंग भी हो और साथ ही साथ लोगों की नीड को भी पूरा किया जा सके, फुलफिलमेंट की जा सके उनकी नीड्स की। क्लियर है? तो यहां समझ में आ गया कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, लेकिन नीड्स जो है वो लिमिटलेस है। तो उनको पूरा करने के लिए जो मस्ट है, जो सबसे पहली चीज हमें चाहिए, उसको पूरा करने के लिए हमें ये देखना है कि हमें क्या प्रोड्यूस करें जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। नंबर 2 है हाउ टू प्रोड्यूस। अब हमने देख लिया क्या किस चीज का प्रोडक्शन करना है। अब हमें यहां पर जो बात आएगी वो बात आएगी टेक्निक से, है ना। क्या क्या बात है यहाँ पर, टेक्निक से, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए किसी चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें आएंगी टेक्निक में, दो टेक्निक हमारे सामने देखने को मिलती है। सो द नंबर 1 टेक्निक इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड नंबर 2 इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक नाम से पता चल रहा है, लेबर यानी कि पूंजी नहीं, सॉरी, श्रम प्रधान देश बोलते हैं। लेबर को क्या होता है, श्रम बोलते हैं हिंदी में। तो ये क्या होता है, श्रम प्रधान तकनीक। इसके अंदर क्या होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक में कि ज्यादा से ज्यादा जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है, वो क्या करता है, लेबर फोर्स का यूज करता है, ना कि कैपिटल का। इसका मतलब ये नहीं कैपिटल यूज ही नहीं करेगा, कैपिटल यूज करेगा, इंस्टेड ऑफ क्या करेगा कि उससे ज्यादा लेबर का यूज करेगा, कैपिटल से ज्यादा। क्लियर है? तो वो हो गई लेबर इंटेंसिव टेक्निक। जैसे कि इंडिया है, इंडिया के अंदर लेबर फोर्स बहुत ज्यादा है लेकिन कैपिटल कम है। तो प्रोड्यूसर्स क्या सोचते हैं कि हम ऐसी चीज का मैन्युफैक्चर करें या प्रोडक्शन करें जिसमें लेबर की ज्यादा रिक्वायरमेंट हो और कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट हो। अब सेकेंड वन थिंग आती है कि दूसरी जो टेक्निक हमारे सामने वो कौन सी है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव को हिंदी में बोलते हैं पूंजी प्रधान देश या पूंजी प्रधान तकनीक। यानी कि जैसे कि ऐसी चीजें जिसमें कैपिटल का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा हो लेकिन लेबर जो है उसके मुकाबले में कम यूज, ठीक है। लेबर को प्रेफर ना करके पैसे पे ज्यादा जोर दिया जाए, कैपिटल से ज्यादा चीजें बने। जैसे कि आईफोन, एप्पल का मार्केट में आईफोन देखा होगा आपने, तो उसको बनाने के लिए लेबर फोर्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ज्यादातर चीजें कौन करती है, मशीनें करती है ज्यादातर चीजें, चीजों को असेंबल करना, ठीक है। पार्ट्स लेके आए, उनको असेंबल कर दिया, फोन तैयार हो गया। तो मोस्ट प्रोबेबली जो काम किया, सारा काम किया किसने, मशीन ने किया। तो लेबर की यूज वहां पर कम हुआ और ज्यादा यूज किसका हुआ, कैपिटल का, पैसे का, क्योंकि जो मशीनरीज आई है उनके लिए सबसे ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। क्लियर है? दोनों चीजें क्लियर हो गई कि क्या किस चीज का प्रोडक्शन करना है, क्या प्रोडक्शन करना है, उसको करने के लिए टेक्निक कौन सी है, हाउ टू प्रोड्यूस में टेक्निक, दोनों टेक्निक मैंने आपको बता दी। अब फाइनल लास्ट थिंग आती है हमारे सामने, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब बेसिकली किसके लिए प्रोड्यूस करना है हमें वो चीज, ठीक है, ये देखना है। इसको हम आमतौर पे एक भाषा में समझ सकते हैं, दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय जो हमारी नेशनल इनकम जो है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या। मान के चलते हैं एप्पल कंपनी ने एक फोन लॉन्च किया मार्केट में, आईफोन 11, मान के चलते हैं, और लेट सपोज उसकी कॉस्टिंग, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कॉस्टिंग क्या है, लेके चलते हैं 60 से 6 to 80,000 के बीच में, 6 to 80,000 मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब एप्पल कंपनी ने उस फोन को मार्केट में लॉन्च किया, तो एप्पल कंपनी को पता था कि मार्केट में कितने ऐसे लोग हैं या कितनी पॉपुलेशन ऐसी है जो उस फोन को परचेज कर सकती है। तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी यूनिट्स का प्रोडक्शन किया था। मान के चलता हूं मैं कोई चीज प्रोड्यूस करता हूं, मैं ये मार्कर प्रोड्यूस करता हूं, ठीक है, और मुझे पता है ये मार्कर 10 रुपए का है। तो मैं इस मार्कर को बनाने से पहले एक रिसर्च करूंगा, एक सर्वे करूंगा, मैं ये देखूंगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो इस 10 रुपए के मार्कर को परचेज कर सकते हैं, कितने लोगों की इनकम उन्हें ये मतलब कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है कि वो इस चीज को परचेज कर सके, तो मैं उतना ही प्रोडक्शन उस चीज का मार्केट में करूंगा, ठीक है। तो आईफोन कम बनाए, क्यों, क्योंकि खरीदने वाले लोग कम, क्योंकि कुछ लोग ही ऐसे हैं जो उस चीज को खरीद सकते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसे हैं।
और कुछ मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो परचेज कर सकती हैं, लेकिन जो लोअर क्लास फैमिली है वो तो परचेज नहीं कर पाएंगे ना उन चीजों को। ठीक है, तो हमें ऐसी चीजें बनानी है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर भी किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज किया जा सके। यानी कि दोनों चीजों को ध्यान में रखना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी जरूरी है, ठीक है, और दूसरा सोशल वेलफेयर भी जरूरी है। ठीक है, दोनों जहां पर होंगे तो उनको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाए और किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये समस्या हमारे सामने क्लियर होती है। ठीक है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम क्लियर हो गई। क्या होता है कि मेन प्रॉब्लम जो कि हमारी एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज होती है कि रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया जा सके जिनसे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सके। क्लियर हो गई तीनों चीजें। व्हाट टू प्रोड्यूस, इसके लिए प्रोडक्शन करना है, हाउ टू प्रोड्यूस टेक्निक से है, और होम टू प्रोड्यूस का मतलब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइजेशन किया जा सके प्रॉफिट का और सोशल वेलफेयर भी किया जा सके। ठीक है, इसके लिए हमें वो चीज बनानी है ध्यान में रखते हुए। तो क्लियर हो गया हमारी ये सारी चीज। धन्यवाद साथियों, आप सभी का भरपूर साथ और सहयोग हमारे इस वीडियो को देने के लिए, और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस में अपना प्यार बरकरार रखना, बनाए रखना। थैंक यू सो मच।